सुबह दाढ़ी बनाते समय अचानक बिजली चली गई। नीरज ने जोर से आवाज देकर कहा, रितु, बिजली चली गई, जरा मोमबत्ती लेकर आना। मैं मुन्ने का दूध गर्म कर रही हूँ, रितु ने कहा। 1 मिनट में आती हूँ। तब तक नीरज आधी दाढ़ी बनाए ही भागे चले आए और गुस्से से बोले, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देती हो। खैर, उस समय तो रितु ने नीरज को मोमबत्ती दे दी थी, लेकिन नाश्ता परोसते समय वे उससे बोली, आप तो ऐसे ना थे, बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हो। मेरी मजबूरी भी तो समझो। सुबह से लेकर देर रात तक घर और बाहर के कामों में चरखी की तरह लगी रहती हूँ। रात होते होते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। मैं क्या करूँ अब? नीरज ठंडी सांस लेते हुए बोले, समय पर ऑफिस नहीं पहुँचो तो बड़े साहब की डांट सुनो। फिर थोड़ा रुक कर बोले, लगता है इस बार इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर? रितु ने मुंह बनाकर कहा, पता भी है कि उसकी कीमत कितनी है? कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो चाहिए ही। कोई लोन मिल रहा है क्या? लोन की बात कर क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि पिछला लोन पूरा करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं तो सोच रहा था कि तुम अपने पापा से बात कर लो। उधार ही तो मांग रहा हूँ। क्या क्या उधार मांगू? रितु तलक हो गई। गैस, टेलीफोन, सोफा, दीवान और भी ना जाने क्या क्या, सब उधार के नाम पर ही तो आया है। अब और ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्या मुझ में उधार चुकाने की सामर्थ्य नहीं है? नीरज बोले, इतने ताने मत दो। आखिर जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं तो तुम्हारी भी सहमति थी। मेरी सहमति? रितु फैल गई। मैं जिस प्रकार तुम्हें निभा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो ठीक है, निभाओ। अब कह, क्या कह रही हो? नीरज गुस्से से उठते हुए बोले, मैं तो निभा ही रही हूँ। इतना ही गुरूर था तो बसा बसाया घर क्यों छोड़कर आ गए? तब तो बड़ी शान से कहते थे कि मैं अपना अलग घर लेकर रहूँगा, कोई मोहताज तो नहीं किसी का। और अब मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी, रितु गुस्से से कहती गई। अच्छा बाबा, गलती हो गई तुमसे कुछ कहकर, नीरज कोट पहनते हुए बोले। अब तक ये घर चला ही रहा हूँ, आगे भी चलाऊंगा। कोई भूखे तो नहीं मर रहे। आज सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। अभाव में पली बड़ी जिंदगी का यही हश्र होता है। आए दिन किसी न किसी बात पर हमारी अनबन होती रहती है और फिर ना समाप्त होने वाला समझौता। आज स्कूल जाने का रहा सहा मूड भी जाता रहा तो गुमसुम सी पड़ी रही। मन में छिपी परतों से बीते पल चल चरित्र की तरह एक एक करके सामने आने लगे। अपना नया नियुक्त पत्र लेकर ऑफिस में प्रवेश किया तो मैं पूरी तरह घबराई हुई थी। इतना बड़ा ऑफिस, सभी लोग चलते फिरते रोबोट की तरह अपने में व्यस्त। एक कोने में मुझे खड़े देखकर एक स्मार्ट से लड़के ने पूछा, आपको किससे मिलना है? बिना कुछ बोले मैं अपना नियुक्ति पत्र उसकी ओर बढ़ाया था। ओह, तो आपको इस दफ्तर में आज ज्वाइन करना है? कहते हुए वह लड़का मुझे एक केबिन में ले गया और एक कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, आप यहाँ बैठिए। मेहता जी आपके बॉस हैं, वे आएंगे तो आपके काम और बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैं इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वे लड़का फिर आया और कहने लगा, सॉरी मैडम, मेहता जी आज थोड़ी देर में आएंगे। आप चाहें तो नीचे रिसेप्शन पर इंतज़ार कर सकती हैं। कुछ चाय वगैरह लेंगी? मुझे इस समय चाय की सख्त ज़रूरत थी, किंतु औपचारिकतावश मना कर दिया। आर यू श्योर? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर पूछा, तो इस बार मैं मना ना कर सकी। अच्छा, मैं अभी भिजवाता हूँ। फिर अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम नीरज है और मैं सामने के हॉल में उस तरफ बैठता हूँ। यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। नीरज मुझे बेहद सहायक और मधुर से लगे। बस फिर तो कर्म ही बन गया। हर रोज़ सुबह नीरज मुझसे मिलने आ जाते या कभी मैं ही चली जाती। इस तरह सुबह की गुड मॉर्निंग कब और कहाँ अनौपचारिक हाय में बदल गई पता ही ना चला। नीरज का मधुर स्वभाव मुझे अपनी ओर अनायास ही खींचता चला गया। इस खिंचाव ने प्रगति मैदान जाकर ही दम लिया। हम दोनों प्राय इसी मैदान में आते और हाथों में हाथ डाले शकुंतलम थिएटर की फिल्में देखते। एक दिन मैंने नीरज से कहा, अब बहुत हो चुकी डेटिंग नीरज, अब शादी के लिए गंभीर हो जाओ। कहीं किसी ने यूं ही देख लिया तो आफत आ जाएगी। ऑफिस का स्टाफ तो पहले से ही शक करता है। गंभीर क्या हो जाऊं? वे मेरी लटों को संभालते हुए बोले, यही तो दिन है घूमने के, फिर ये कभी हाथ नहीं आएंगे। पर तुम शादी के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? क्या रात में नींद नहीं आती? इतना कहकर नीरज ने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। उनका स्पर्श मुझे अभिभूत कर गया। लजा कर रह गई थी मैं। थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में चली गई थी। समय का आभास होते ही मैंने पूछा, क्या सोचा तुमने? मुझे क्या सोचना है? नीरज थोड़ा चिंतित होकर बोले, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। पर क्या? उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए मैंने पूछा, माँ को मनाने में थोड़ा समय लगेगा।
दरअसल उन्होंने एकदम सीधी सादी सलवार कमीज़ वाली धार्मिक लड़की की कल्पना की है जो हमारे घर के पास रह रही है, किंतु वह लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर क्या होगा? मैंने गंभीर होते हुए पूछा। होगा वही जो मैं चाहूँगा। आखिर रखना तो मुझे है ना। तुम चिंता ना करो, समय देखकर किसी दिन माँ से बात करूँगा, पर डरता हूँ कहीं वे मना ना कर दे। एक दिन शाम को नीरज अपनी माँ से मिलवाने के लिए मुझे ले गए। मेरी नानू को नीरज के सामने ज़्यादा ना चल सकी। कहने लगे, माँ को अपनी पसंद भी बता दूँ, क्योंकि सीधा कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। तुम्हें मेरे साथ देखकर शायद बातचीत का कोई रास्ता निकल आए। नीरज ने थोड़े शब्दों में मेरा परिचय दिया। माँ की अनुभवी नज़रों से कुछ भी छिपा ना रह सका। नीरज की जिद और इच्छा को देखते हुए माँ ने बेमन से शादी के लिए हाँ तो कह दी, किंतु जिस तरह दुल्हन को इस घर में आना चाहिए था वह सारी रस्में फीकी पड़ गई। मेरी सारी सजने संवरने की आशाएं धरी की धरी रह गई। माँ ने कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जो हुई थी। कुछ दिन तो हंसी खेल में बीत गए, पर हमारा देर रात तक घूमना और बाहर खाकर आना ज़्यादा दिन तक ना चल सका। माँ ने एक दिन नाश्ते पर कह दिया कि हमसे देर रात तक इंतज़ार नहीं किया जाता, समय पर घर आ जाया करो। फिर घर की तरफ बहू को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर नीरज तुनक कर बोले, माँ इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है, हम दूसरी चाबी लेकर चले जाया करेंगे, आप सो जाया करो, क्योंकि पार्टी में दोस्तों के साथ देर तो हो ही जाती है। मेरे मन में ना जाने क्यों शांत स्वभाव वाले माँ और बाबूजी के प्रति सहानुभूति उभर आई। बोली, माँ ठीक कहती हैं नीरज, हम समय पर घर आ जाएंगे। अपनी पार्टियां हम वीकेंड में रख लेंगे। माँ जी के व्यवहार में आई सख्ती को मैं कम करना चाहती थी। इसके लिए अपनी एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली, ताकि माँ जी के व्यवहार को समझ सकूं। एक दिन नीरज शाम को मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे, रीतू सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम शादी के बाद कैसी लगती हो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ऑफिस का एकाएक चेहरा याद आने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कुछ दिनों की ही तो बात है, अगले सोमवार से तो ऑफिस जा ही रही हूँ। माँ जी पास में बैठी चाय पी रही थी। बड़े शांत स्वर में बोली, बेटा हमारे घरों में शादी के बाद नौकरी करने की रीति नहीं है। बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए, यही अच्छा लगता है। आगे जैसा तुमको ठीक लगे करो। माँ का यह स्वर मुझे भीतर तक हिला कर रख गया था। उनके ये बोल अनुभवजन्य थे। जोर से डांट डपट कर कहती तो शायद मैं प्रतिकार भी करती। मुझे माँ का इस तरह कहना अच्छा भी लगा और उनका समीपीय पाने का रास्ता भी। नीरज फट से बोल पड़े थे, माँ आजकल दोनों मिलकर कमाएं तभी तो घर ठीक से चलता है। फिर ये तो अकेली यहाँ बोर हो जाएगी। क्यों, क्या कमी है यहाँ जो दोनों को काम करने की आवश्यकता पड़ रही है? भरा पूरा घर है, तेरे बाबूजी भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं? माँ जी का सब्र तेज हो गया। फिर भी तू बहू से काम करवाना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं खामोशी रही, पर इस तरह नीरज का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। भीतर जाकर मैंने नीरज से कहा, नौकरी मुझे करनी है, माँ जी को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। बस नहीं, तुम नौकरी करने ज़रूर जाओगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, नीरज ने कठोर शब्द में कहा। मन के झंझावात में मैं अंत कोई निर्णय नहीं ले पाई। मैंने हार कर माँ से पूछा, मैं क्या करूँ माँ? जो नीरज कहता है वही कर। माँ ने सीधा सपाट सा उत्तर दिया। उस दिन काम पर तो चली गई, किंतु माँ के मूक आचरण से एहसास हो गया था कि उनको यह सब ठीक नहीं लगा। मैं माँ और बाबूजी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। नीरज को भी समझाया कि ये सब उनको ठीक नहीं लगता, पर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। क्या पता था कि ऊपर से इतने मृदुभाषी और हंसमुख इंसान अंदर से इतने अस्वाभाविक और सख्त हो सकते हैं। इस प्रपंच से जल्दी ही मुझे मुक्ति मिल गई। मेरा पाँव भारी हो गया और ऑफिस न जाने का बहाना मिल गया। इसमें माँ ने मेरी तरफदारी की तो अच्छा लगा। मुन्ना के होने के बाद तो माँ बाबूजी के स्वभाव में पहले से ही कहीं ज़्यादा बदलाव आ गया। ऑफिस के साथियों ने पार्टी की जिद पकड़ ली तो मैंने नीरज को कहा कि पार्टी घर पर ही रख लेते हैं। किसी होटल या रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर माँ बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। नीरज भी बजट को देखते हुए कुछ नहीं बोले। सारा दिन मैं घर संवारने में लगी रही। माँ को घर में आ रहे इस बदलाव से अच्छा लगने लगा था। सारे सामान का ऑर्डर पास ही के रेस्टोरेंट में दे दिया था। माँ जी कहाँ हैं? मेरी एक ऑफिस की सहेली ने पूछ लिया। मैं माँ को बुलाने उनके कमरे में गई तो माँ हंसकर बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? बच्चों की पार्टी है, तुम लोग मौज मस्ती करो। नहीं माँ, आप वहाँ ज़रूर चलो, बस मिलकर आ जाना, अच्छा लगता है। मैंने स्नेहवश माँ को कहा
तो मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया, अच्छा तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं मुन्ने को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। माँ बाबूजी अभी तक ड्राइंग रूम में आए ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। बाबूजी दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैंने नीरज को इशारा किया, बाबूजी आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ, बाज़ार से खाना मंगवाया है, वही होगा। अरे कोई बात नहीं, बाबूजी बोले। नहीं बाबूजी, तो नीरज थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोले, इसे हाथ ना लगाना, इसमें चिकन है, बाज़ार से दोस्तों के लिए मंगवाया है, नॉन वेज। माँ और बाबूजी बिना किसी से मिले चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं नीरज के साथ उनके पीछे पीछे कमरे तक गई तो देखा माँ जी माथा पकड़कर एक तरफ पसर कर बैठकर कह रही थी, अब यही दिन देखना रह गया था जिस घर में अंडा, प्याज और लहसुन तक नहीं आया, चिकन आ रहा है। माँ हम लोग तो खाते नहीं, बस दोस्तों के लिए मंगवाया था, मैंने घर पर तो नहीं बनवाया, नीरज ने सफाई देते हुए कहा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। तुम लोग भी खा लो, रोका किसने है? मैं क्या जानती नहीं कि तुम लोग बाहर जाकर क्या खाते हो, और अब ये घर पर भी? माँ सुबक पड़ी, मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया तूने, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। नहीं माँ, तुम क्यों जाती हो, हम ही चले जाते हैं, हमारी तो सारी खुशियाँ ही छीनी जा रही हैं, मैं ही अलग घर लेकर रह लेता हूँ। कहते हुए नीरज बाहर चले गए। सुबह नाश्ते पर बैठते ही नीरज ने कहा, माँ कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, किंतु मैंने अलग रहने का फैसला ले लिया है। नीरज, मैं चौंक कर बोली, आप क्या कह रहे हो, आपको पता भी है? तुम बीच में मत बोलो रितु। वे एकाएक उत्तेजित और अशांत हो उठे। मैं सहम गई। वे बोलते रहे, अच्छा कमाता खाता हूँ, अलग रह सकता हूँ, अब यही एक रास्ता रह गया है। आपको हमारे देर से आने में परेशानी होती है, ये करो वे ना करो, कितने समझौते करने पड़ रहे हैं, मेरा अपना कोई जीवन ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे करो, हमने तो अपना जीवन जैसे तैसे काट दिया, किंतु इस घर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मन के संस्कार हमें संयत रखते हैं। खेद है तुम में ठीक से वे संस्कार नहीं पड़ सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मिलने जुलने वाले यहाँ आए, हुड़दंग मचाएं, खुलकर शराब पिएं और जुआ खेलें, इस घर को मौज मस्ती का अड्डा बनाएं। बाबूजी पहली बार तेज़ आवाज़ में अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आई। मेरे बहुत समझाने के बाद भी नीरज ने अलग घर लेकर ही दम लिया। 2-3 महीने तो घर को व्यवस्थित करने में लग गए, पर जब घर का बजट हिलने लगा तो पास के एक स्कूल में मुझे भी नौकरी करनी पड़ी। मुन्ने की आया और क्रेचर के खर्चे बढ़ गए। असुविधाएं, अभाव और आधी अधूरी आशाओं के सामने प्यार ने दम तोड़ दिया। कभी सोचा भी ना था कि मुझ पर दुनिया की जिम्मेदारियां पड़ेंगी। मुन्ने के किसी बात पर मचलते ही मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। एक दिन सुबह कपड़े धोते धोते पानी आना बंद हो गया। मैंने उठकर नीरज से कहा कि सामने हैंडपंप से पानी ला दो। सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर वॉशिंग मशीन ला दो, कुछ काम तो आसान हो जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं कहाँ से ला दूँ? बड़बड़ाते हुए नीरज बोले, तुम भी तो कमाती हो, खुद ही खरीद लो, मेरी तनख्वाह क्या तुमसे छिपी है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है, जितना कमाती हूँ उसका आधा तो क्रेचर और आया में चले जाता है। आने जाने और खुद का खर्च निकाल कर बड़ी मुश्किल से 1000 भी नहीं बच पाता। कमाल है, नीरज नरम होते हुए बोले। तो फिर ये सब पहले माँ के घर पर कैसे चलता था? वहाँ काम करने वाली आया थी, बाबूजी का सहारा था, कोई किराया भी नहीं देना पड़ता था, और उन सब से ऊपर माँ जी की सुलझी हुई नज़र, वे घर जो सुचारू रूप से चल रहा था उसके पीछे सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण था। पर यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सहज से प्राप्त हुई वस्तु का कोई मोल नहीं होता। मैंने झट से बाल्टी उठाई और पानी लेने चली गई। पानी लेकर वापस आई तो नीरज वहीं गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरे के बदलते रंग को देखते हुए मैंने कहा, क्या सोचने लगे? चलो माँ से मिलाते हैं। उनकी आंखें नम हो गई। अभावों में पली बड़ी जिंदगी ने वे सारे सुख भुला दिए जिनके लिए नीरज ने घर छोड़ा था। चिकन ऑमलेट तो छोड़, उनका दोस्त के साथ आना जाना भी कम होता गया। माँ जी कभी कभी मिलने चली आती और शाम तक लौट जाती। बस बची हुई जिंदगी ही जी रही थी। एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया, बोले 2 दिन के लिए लंदन वाले चाचा आए हैं, खाना रखा है तुम्हारी माँ ने, ठीक समय से पहुँच जाना। ठीक है बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैंने औपचारिकतावश कह दिया। कोशिश? वे थोड़ा रुक कर बोले, क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं बाबूजी, मैं सुबक पड़ी। मेरे सारे शब्द बर्फ़ बनकर गले में अटक गए। मैंने आंसू पोंछकर कहा, हफ्ते भर से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दस्त और उल्टियाँ लगी हुई हैं।
डॉक्टर की दवा से भी आराम नहीं आया। अरे तो हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? मना किया था इन्होंने। मैं बोली, नालायक। बाबूजी भारी भरकम आवाज़ में बोले, चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी भी पहुँच गए। नीरज एक तरफ सिमट कर पड़े हुए थे। माँ को देखते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे किसी से कहलवा दिया होता। देख तो क्या हालत बना रखी है। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लेता है तो हजम नहीं होता। बाबूजी भी पास ही बैठे रहे। मैं चाय बनाकर ले आई। माँ जी बोली, चल घर चल, अब बहुत हो चुका, अब तेरी एक ना सुनूंगी। परीक्षा की घड़ियाँ तो जीवन में आती ही रहती हैं। चंचल मन इधर उधर भटक ही जाता है। कोई इस तरह माँ को छोड़कर भी चला आता है क्या? चल, बहुत मनमानी कर ली। वात्सल्यमयी माँ के स्वर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मेरी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, इस तरह की जिद बहू करती तो समझ में आता। उसने तो स्वयं को घर के वातावरण के अनुसार ढाल लिया था। पर तुझसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तुझसे तो मेरी बहू ही अच्छी है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। नीरज रो पड़े। उनका रोना माँ और बाबूजी दोनों को रुला गया। मैंने दवाई के लिए नीरज को सहारा देकर उठाया तो बड़े ही आत्मविश्वास से बोले, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ आ गई है, अब मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊँगा। मैं मुन्ने का उठाकर सारा सामान समेटने में लग गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।